द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में। तो पहला क्वेश्चन है पहला जो पॉइंट है वो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी फाइनेंशियल, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना, यूज करना, ताकि उस कम लागत में हमें अच्छा रिजल्ट मिले, वो प्लानिंग हमारे लिए करती है। सेकेंड पॉइंट, रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट को कम करने में, लॉस को कम करने में, वेस्टेज को कम करने में, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने में हमारी प्लानिंग मदद करती है। थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन बिजनेस और ऑपरेशन। जो भी बिजनेस है प्लानिंग से वो क्या कर सकता है, अपने जो भी ह्यूमन एफर्ट्स हैं उसको बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकता है, और जो भी उसके पास में रिसोर्सेज हैं उसको वो पहले से ही एंटिसिपेट कर सकता है। ठीक है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल और ह्यूमन एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, प्लानिंग करती है। फोर्थ पॉइंट है प्रमोट इफिशिएंसी। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा जो काम है वो इफिशिएंट और इफेक्टिव होता है, मतलब कम लागत में हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, साथ ही साथ में हमारा जो टाइम है वो भी बचता है और समय पे काम होता है। तो इफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को प्लानिंग प्रमोट करती है। फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल करती है। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास में एक कंट्रोल आता है। जब भी हम कोई भी स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हमको पता होता है कि हमको ये चीज़ चाहिए, इस तरीके की चाहिए, ये उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमें कंपेयर करने में मदद करती है कि हमने ये प्लान किया है, अगर ये चीज़ हमारी फुलफिल हो रही है, मतलब हमारे जो काम है वो प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, जो भी हमने प्रीडिटरमाइन कर रखा है वैसे ही हम चल रहे हैं। अगर हमने प्लानिंग नहीं करी तो हम किसी भी तरह की कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं ना कि हमें कैसा चाहिए कोई भी आउटपुट। तो अगर सोचा ही नहीं तो फिर जो भी परफॉर्मेंस आता है वो कैसा आता है, विदाउट कंट्रोल आता है, उसको हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो 5 पॉइंट है इसके भी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस कॉस्ट, हेल्पफुल इन बिजनेस ऑपरेशन, प्रमोट efficiency एंड फिफ्थ इज कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, रूल्स, मेथड एंड प्रोसीजर। अब इसके अंदर 4 हमने डेफिनेशन को कवर करी है, ये आपको अलग अलग भी पूछा जा सकती है। सबसे पहले आते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो भी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उसको कंपनी जब बोल सकते हैं एक्शन में लेके आती है, ठीक है, उसके लिए जो भी वो स्टेप लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल को अचीव करती है बाय अडॉप्टिंग सम कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजी बोलेंगे। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, मतलब हमारी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है, फ्यूचर में वो कहाँ जाना चाहती है, दूसरा क्वेश्चन, और उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। ये हमारी स्ट्रैटेजीज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर, ये एक एक्सटेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान होता है, ठीक है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेट करता है, और इसको इट इज फॉर्मुलेटेड बिफोर मेकिंग द प्लान, ठीक है। स्ट्रैटेजीज प्लानिंग करने से पहले ही बन जाती है। रूल्स क्या होते हैं, अब रूल्स होते हैं वो एक्शंस, वो कोर्स ऑफ एक्शंस जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर रूल्स, रूल्स आर द प्रिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स टू पीपल इन एन अंडरटेकिंग और एज वेयर टू डू और नॉट डू समथिंग्स। वेरी सिंपल, अगर बहुत कम शब्दों में बोले तो क्या काम करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये हमारा कौन बताता है, मेरे रूल्स हमें बताते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे जैसे एक एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे, डू नॉट स्विच ऑफ वीडियो ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास। ये क्या है हमारा, कि ये काम है जो हमें नहीं करना है। क्या नहीं करना है, जब भी हमारी क्लास चले तब आपको वीडियो बंद नहीं करना है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि क्या काम नहीं करना है। वी आर यूनिफॉर्म वाइल अटेंडिंग स्कूल लेक्चर। जब भी हम कोई स्कूल का लेक्चर अटेंड करें तो हमें क्या पहननी है, अपनी यूनिफॉर्म पहननी है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना, वो हमें कौन बताता है, रूल्स बताता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो नोट्स हैं जिसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको कैसे मिलेंगे, तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी और वहां से आप इसको ले सकते हो। तो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मेथड। मेथड क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर
टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक हमारा तरीका होता है जो हम करते हैं, फॉलो करते हैं, दैट इज द मेथड। ठीक है, इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे जो भी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है वो, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम एंड मनी दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमें कौन सी चीज को कब करनी है, मतलब एक सीक्वेंस हमको बताया जाता है मेथड में। ठीक है, इसके बाद में आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को रखते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अब आपको कंफ्यूजन होगा मेथड और प्रोसीजर में, तो प्रोसीजर क्या होता है कि आपको क्या काम करना है, मतलब कैसे कैसे काम करना है, पहले स्टेप में ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है, तीसरे स्टेप में ये करना है, तो ये प्रोसीजर हो गया। ठीक है, मेथड मतलब एक तरीका हो गया कि आपको कैसे एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, क्या क्या रिसोर्सेज को यूज करते हुए परफॉर्म करना है, दैट इज द मेथड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्लान। एक अच्छे प्लान की क्या खासियत होती है। ठीक है, सबसे पहले तो वो बहुत सिंपल होगा, ठीक है, ताकि कोई किसी भी तरीके का व्यक्ति, चाहे वो टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, लोअर लेवल का हो या फिर लेबर हो, वो उसको अच्छे से समझ पाए और फटाफट उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, हम सबसे पहले सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, उसमें क्लियरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो उस प्लान में, कि कोई मतलब ऐसी नहीं हो कि व्यक्ति कंफ्यूज है कि हाँ ये करना है कि ये करना है, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं आए, जिसके अंदर हमारा जो भी बजट है एज पर हमारे कंपनी के बजट के हिसाब से हमारा प्लान चले, ताकि हाँ बस इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इसके अलावा जो हमारी इफिशिएंसी है किसी भी पर्सन की, किसी भी ग्रुप की, किसी भी डिपार्टमेंट की, उसको क्या करे, ये बढ़ाए। ऐसा प्लान अगर है तो वो कैसा है, एक अच्छे प्लान की ये सारी खासियत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है। फॉर्मल तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको जब भी डिफरेंस बिटवीन लिखे तो आप सबसे पहले मीनिंग लिखे। तो इसका मीनिंग क्या है, फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्लान करी हुई ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, उसको किसी मकसद के लिए बनाया जाता है, और वो कौन बनाता है, उसे मैनेजमेंट बनाता है। वेरी सिंपल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अचानक से बनती है, स्पॉन्टेनियसली बनती है ना, किसी से भी आपका इंटरेक्शन हुआ, स्कूल में आपके जो फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, तो वो आपके कैसे बनते हैं, अचानक बनते हैं, सोशल इंटरेक्शन से बनते हैं। तो इसको कोई किसी मकसद के लिए नहीं बनाते, जस्ट फॉर आप लोगों को अच्छा लगता है किसी के साथ में, तो आपका जो ग्रुप बनता है दैट इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर्पस क्या होता है, किसी सर्टन एक्टिविटी को या किसी गोल को अचीव करने के लिए होता है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी गोल्स हैं, एम्स हैं, उसको अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है वो सिर्फ अपने सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर कंपनी के जो भी रूल्स, पॉलिसीज और रेगुलेशन ये सारे फॉलो किए जाते हैं। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बस साथ में काम करा जाता है, जो जिस भी चीज के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है आपकी इनफॉर्मल, वो चीजें उसके अंदर होती है। इसके अंदर किसी भी तरह के रूल, पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं होता। स्टेबिलिटी कैसी होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो स्टेबल होती है, और इनफॉर्मल जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, साइज जो होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा होता है, और जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। दोस्त कम होते हैं ना, ग्रुप छोटा होता है। वहीं पे किसी कंपनी की बात करें तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो बड़ा ग्रुप होता है। रिलेशनशिप जो होता है यहाँ पे आपका बॉस का, मतलब कोई ना कोई पर्सन होगा जो आपके सुपीरियर होगा, ठीक है, या फिर आप किसी के सुपीरियर होंगे, तो यहाँ पे एक बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। और इनफॉर्मल में कोई स्पेसिफिक और क्लियर रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो पहले इसको मीनिंग से समझते हैं। इट रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। जब किसी टॉप लेवल के बंदे ने या टॉप लेवल की टॉप लेवल के मेंबर्स ने अपना काम किसको दे दिया, लोअर लेवल को या बॉटम लेवल को दे दिया, तो ये क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पहले से ही काम को अलग अलग भागों में बांट दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, काम मेरा है, किसमें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है, काम मेरा है, लेकिन मैंने क्या किया, उस काम को
अलग अपने से नीचे वाले पर्सन को दे दिया कि ये काम मेरा है लेकिन ये टास्क तुमको करना है, ठीक है, दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने क्या किया, पहले से ही अपने टास्क का डिस्पर्जन कर दिया, मैंने काम को बांट दिया, जो पावर थी उसको क्या कर दिया, मैनी हैंड्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। जो इसका लेवल होता है किसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, वो होता है टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, रीजन्स और डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, जो इसका पीरियड होता है किसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो पीरियड होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे मेरे पास में एक टास्क आया, मैंने वो काम अपने जो भी मेरा सबऑर्डिनेट था या फिर मेरे से जो नीचे लेवल पे था उसको मैंने वो काम दे दिया, वो काम खत्म, वो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो खत्म, ठीक है, कि मैंने स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए उसको वो काम दिया था। लेकिन जो डेलीगेशन, जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो क्या होता है, लंबे समय के लिए होता है, क्योंकि मैंने पहले से ही अपनी पावर को डिवाइड कर दिया है, वो सिस्टम है, वो सिस्टम मैंने बना दिया, वो लंबे समय तक चलेगा। स्कोप क्या होता है, क्योंकि ये छोटे टाइम के लिए होता है तो इसका स्कोप ऑब्वियसली बात है नैरो होगा, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका स्कोप वाइडर होगा। डिपेंडेंसी जो होती है, डिसेंट्रलाइजेशन कभी भी डिपेंड नहीं करता डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है।